तो आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। भारतीय उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसे संविधान द्वारा निम्न क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। वो कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं उसको बारे में टोटल 5 क्षेत्राधिकार हैं। लिखते हैं अभिलेख न्यायालय। पहला क्या है? अभिलेख न्यायालय। पहला क्या है? अभिलेख न्यायालय। दूसरा क्या है? प्रारंभिक अधिकारिता। दूसरा है प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता। तीसरा है अपीली अधिकारिता। अपीली अधिकारिता। और चौथा है विशेष इजाजत से अपील। चौथा है विशेष इजाजत से अपील। और पांचवा है सलाहकारी अधिकारिता। पांचवा है सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता। तो हम बारी बारी से एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 129 भारतीय, इसको मिटा रहा हूं मैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है और ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां उसे प्रदान की गई हैं। तो इसको 2 भागों में मैं विभाजित करता हूं। प्रथम भाग है, ये तो भारतीय संविधान के 129 में प्रथम भाग में क्या है? प्रथम भाग में है अभिलेख न्यायालय की सभी, जो अभिलेख न्यायालय है उसकी सभी कार्यवाही तथा निर्णय लिखित रूप में होता है। अभिलेख न्यायालय की कार्यवाही तथा निर्णय
किस रूप में होता है? लिखित रूप में होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 क्या है? अभिलेखीय न्यायालय होता है। तो इस न्यायालय के इसमें जो है कार्यवाही और निर्णय सभी जो है लिखित रूप में होता है। ये साक्षिक मूल्य होने के कारण इन्हें संजो कर रखा जाता है। इन अभिलेखों को जो है साक्ष्य के लिए संजो करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में इन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। द्वितीय है, द्वितीय क्या है? ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है। ऐसे न्यायालयों को यानी कि अभिलेखीय न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने का भी अधिकार है। यद्यपि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति अभिलेख न्यायालय की प्रकृति में ही निहित होती है, परंतु भारतीय संविधान द्वारा यह शक्ति अनुच्छेद 129 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को अभिव्यक्त रूप से प्रदान की गई है। अब दूसरा क्या है? प्रारंभिक अधिकारिता। दूसरा क्या है? प्रारंभिक अधिकारिता क्या है, इसको जाना जाए। प्रथम क्या था इसके बारे में बताया, अभिलेखीय न्यायालय बताया, और दूसरा है प्रारंभिक अधिकारिता। दूसरा है प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की वह अधिकारिता जिसके अंतर्गत वह किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है, उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। यह क्षेत्राधिकार दो प्रकार का होता है, आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो पहला क्या है? आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एब्सोल्यूट ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन। आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले आते हैं जिसकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किसी विवाद में प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त है। पहला है संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच। दूसरा है संघ और कोई राज्य एक ओर तथा एक राज्य दूसरी ओर। और तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच। अपनी प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केवल उन्हीं विवादों को स्वीकार करेगा जिनमें कोई ऐसा तथ्य या विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता हो। इस प्रकार प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक प्रश्नों के मामलों में कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इस अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत वादों की भी सुनवाई नहीं कर सकता। अनुच्छेद 131 के परंतुक के द्वारा कुछ मामलों को अपवर्जित कर दिया गया है। अनुच्छेद
131 के अंतर्गत कुछ मामलों को वर्जित कर दिया गया है। क्या क्या है? कोई ऐसा विवाद जो किसी संधि, करार, वचनबद्ध सनद या किसी अन्य तत्समय लिखित से उत्पन्न हुआ है, जो इस संविधान के प्रारंभ में होने से पहले की गई थी और उसके पश्चात भी प्रवर्तन में है, और जो यह प्रावधान करती हो कि उस पर सर्वोत्तम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लागू नहीं होगा। दूसरा है, संसद संविधान के अनुच्छेद 272 के अधीन विधि द्वारा किसी अंतर राज्यिक नदी या नदी घाटी के या उसके पानी का प्रयोग, नियंत्रण आदि से संबंधित किसी विवाद को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 280। तीसरा अनुच्छेद 280 ये क्या है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग को सौंपे हुए विषय से संबंधित विवाद को भी इस अधिकारिता से बाहर रखा जा सकता है। अनुच्छेद 290 के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच कुछ खर्चों के समायोजन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय की इस अधिकारिता से बाहर रखा गया है। अब क्या है? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब दूसरा क्या है? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार समान रूप से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। यह समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उस मामले में आता है जिनमें सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सीधे सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से व्यक्ति उपचार के लिए सीधे इनमें से किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और दोनों ही न्यायालयों को समान रूप से इनकी सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इस कारण इसे समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इस अधिकारिता के प्रयोग के न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार की रीट यथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश तथा अधिकार परीक्षा को आवश्यकता अनुसार जारी किया जा सकता है। धन्यवाद।